हेलो फ्रेंड्स। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किस तरह हम लोग रिएक्टेंस को कम कर सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ रिएक्टेंस किस तरह कर सकते हैं कम, जैसे कि बंडल कंडक्टर का यूज करके फिर उसके बाद डबल रिएक्टेंस पैरेलल में लगा देंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखे थे किस तरह कम कर सकते हैं। जैसे वोल्टेज रिसीविंग, वोल्टेज जो भेजते हैं सेंडिंग टू रिसीविंग, तो उसमें जो रिएक्टेंस जो आते हैं उसको कम जितना रखेंगे उससे अच्छा हमारा फ्लो करेगा, पावर अच्छे से फ्लो करेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से देखने वाले। अभी हम लोग बेसिक्स पार्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्टिव पावर, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वोल्टेज और हमारा वोल्टेज और रिएक्टिव पावर में रिलेशन क्या है, कब वह जीरो होता है तो वोल्टेज रेगुलेशन कब मैक्सिमम होता है, फिर उसके बाद कब मिनिमम होता है, कब जीरो के बराबर होता है। ये सब चीज़ हम लोग आज कवर करेंगे। पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम ये देखेंगे। तो ये सब चीज़ आज हम लोगों का रहेगा कवर करना। देखिए, तो अभी हम लोग देखते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर देखिए, बिना रिएक्टिव पावर के कुछ होने वाला नहीं है। रिएक्टिव पावर से होता क्या, जो हमारा जो मैग्नेटिक डोमेन जो होता है, जैसे कि मोटर होता है, फैन होता है, तो उसमें जो मैग्नेटिक डोमेन या ट्रांसफार्मर हो जो होता है आपका, उसमें मैग्नेटिक डोमेन जो बनाता है उसको कहते हैं रिएक्टिव पावर। देखिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मोटर जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल, देखिए मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, और ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो उसमें जो मैग्नेटिक सर्किट फील्ड जो डोमेन जो होता है वो रिएक्टिव पावर देता है। जैसे कि आप मैग्नेटिक डोमेन, जैसे कि देखिए ट्रांसफार्मर बना रहे हैं या ये मोटर है, तो उसमें ये जो जो बीच में जो होता है मैग्नेटिक डोमेन, यह रिएक्टिव पावर होता है। क्लियर है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग, एनर्जी जो होता है हाफ एल आई स्क्वायर होता है। एनर्जी जो होता है हमारा हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो एनर्जी इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर, इसको हम लोग पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं। इंडक्टर के केस में जो होता है हमारा 90 डिग्री करंट लैग करता है, हम लोग जानते हैं। तो एक्टिव पावर जो होता है पी वी आई कॉस फाइव होता है, ठीक है। और उसके बाद रिएक्टिव पावर जो होता है क्यू इक्वल टू वी आई साइन फाइव होता है। क्लियर है। अब देखिए, ये तो जीरो हो जाएगा, साइन माइनस 90 डालेंगे तो रिएक्टिव पावर जो होगा यहाँ पे माइनस वी आई हो जाएगा। क्लियर है। अब उसी प्रकार हम लोग चलते हैं कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर के केस में हम लोग जानते हैं लीड करता है, हर केस में लीड करता है। फिर उसके बाद उसमें जो होगा पी इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, तो 90 डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, और इसमें रिएक्टिव पावर जो होता है पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। और हमारा रेसिस्टर में जो होता है हमारा रिएक्टिव पावर जीरो होता है, एक्टिव पावर जो होता है वी आई होता है, ठीक है। हीट एनर्जी आई स्क्वायर आर टी पावर इंटू टाइम होता है। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ है। क्लियर है यहाँ से हम लोगों का। देखिए, ये जो होता है हमारा मैग्नेटिक डोमेन सर्किट फील्ड डोमेन करता है। जैसे इंडक्टर है तो उसके आसपास में जो मैग्नेटिक डोमेन जो होता है वो एक रिएक्टिव पावर होता है। क्लियर है। देखिए, जब भी हम लोग एनर्जी कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, किसी मोटर में या जनरेटर में मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, या ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो मैग्नेटिक डोमेन मीडियम का हम लोग को जरूरत पड़ती है। तो इंडक्टिव कॉइल से हम लोग रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं। उसी प्रकार कैपेसिटर भी कंज्यूम करता है रिएक्टिव पावर, वह स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है। एनर्जी जो डिसिपेट होता है एलिमेंट रेसिस्टर में, वो हमेशा उसमें रिएक्टिव पावर नहीं होता है, ठीक है। वह केवल जो होता है एक्टिव पावर को ही ये करता है, कंज्यूम करता है, जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। क्लियर है। उसमें जो यूजफुल मैकेनिकल टॉर्क जो होता है प्रोड्यूस करता है मोटर में, वो एक्टिव पावर ही होता है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है हम लोगों की Q और V में रिलेशन, ठीक है। हमारा जो रिएक्टिव पावर और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है वो देखिए। सबसे पहले तो यह हमारा एक सिंगल लाइन डायग्राम है। जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, बस बार है, रिएक्टेंस है, फिर बस बार है, फिर लोड है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद Q1 जो होता है रिएक्टिव पावर डिमांड बाय द लोड, Q2 जो हो गया रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। मतलब कि यहाँ देखिए, एक Q1 तो यहाँ पे हो गया, एक Q2 यहाँ पे हो गया। Q1 मतलब हो गया रिएक्टिव पावर डिमांड बाय द लोड,
Q2 जो हो गया रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द सोर्स है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझिए। Q1 का मतलब हो गया कि एक लोड के द्वारा जो डिमांड हो रहा है वो एक सोर्स के द्वारा, दोनों को हम लोग Q जो हो गया Q1 माइनस Q2। ये जो हम लोग पावर फ्लो में हम लोग पढ़ेंगे ये फॉर्मूला अभी सिर्फ आप लोग याद करके रख लीजिए। ये फॉर्मूला VS इंटू वी आर अपॉन एक्सएल कॉस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 माइनस VR² अपॉन एक्सएल। ये अभी सिर्फ याद कर लीजिए, किस तरह हम लोग डिराइव करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपका फॉर्मूला है कीवर्ड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, क्लियर है। VS इंटू वी आर अपॉन एक्सएल माइनस VR² अपॉन एक्सएल। तो मान लीजिए कि अब x को हम लोग VR को x मान लेते हैं, जो VR है इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगी हमारी माइनस x² x VS इक्वल टू QR XL, ठीक है। तो यह हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमारा आ जाएगा रिलेशन, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम लोग यह देखेंगे, ये हमारा VR है, ये VS प्लस माइनस VS² माइनस 4XL इंटू QR अपॉन टी। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग तोड़ते हैं तो ये फॉर्मूला आता है माइनस B प्लस, ये हमारा D है B² माइनस 4C। ये बेसिक चीज़ है, इसको बतलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये QR को चेंज करेंगे तब क्या होगा, जब VR को चेंज करेंगे तब क्या होगा, उस पर हम लोग कुछ रिलेशन यहाँ पे फाइंड किए हैं, ठीक है। VR जो होता है VS अपॉन 2 होता है माइनस रूट अंडर VS² माइनस 4XL इंटू QR अपॉन 2। इसको ब्रेक करते हैं तो, ठीक है, ये चीज़ को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये चीज़ आएगा, ठीक है। यह चीज़ आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से कुछ रिलेशन हम लोग फाइंड किए हैं, 3 रिलेशन फाइंड किए हैं। कब हमारा वोल्टेज रिलेशन 0 होगा, ये सब मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा वो देखिए, जब QR 0 होगा। इफ़ QR 0, यहाँ पे हम लोग QR 0 कर देंगे तो Q1 जो होगा QT के बराबर होगा और VS इक्वल टू VR हो जाएगा, क्लियर है। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये VS जो है VR के बराबर हो जाएगा, जिसके कारण से वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा हमारा 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, जब हमारा QR ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो Q1 जो होगा हमारा ग्रेटर देन Q2 हो जाएगा। ये जनरली आफ्टरनून लोड, ये बताएंगे आफ्टरनून लोड क्या होता है, नाइट टाइम लोड, लाइट लोड, ये सब क्या होता है, ठीक है। अभी रुकिए बताते हैं। देखिए, ये VS ग्रेटर देन VR हो जाएगा तो उस केस में हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जो है पॉजिटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये QR जो है ग्रेटर देन 0 है तो Q1 जो होगा Q2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो VS जो है, ये जो VS VR के बराबर हो जाएगा। आप सिंपल कोई सा भी वैल्यू लेकर देखिएगा तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव कब होता है, जब VS ग्रेटर देन VR हो तब। मान लीजिए कि ये QR जो यहाँ पे है वो 0 से कम है तो Q1 लेस देन Q2 हो जाएगा, VS लेस देन VR, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है हमारी निगेटिव आ जाएगी, ठीक है, जिसको फेरेंटी इफेक्ट कहता है। फेरेंटी इफेक्ट जो होता है नो लोड कंडीशन होता है, हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो आफ्टरनून लोड, नाइट टाइम लोड, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि लोड फ्लो में हम लोग देखते हैं, जैसे कि शुरुआत में स्कूल टाइम जो होता है 10 बजे से खुल जाती है, मॉल खुल जाती है, तो उस टाइम में हमारा लोड बढ़ जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा जब वो चीज़ बंद होने लगती है तो हमारा उससे लोड घटने लगता है, ठीक है। रात में सभी चीज़ बंद हो जाती है तो उससे लोड हमारे बहुत ही घट जाती है, ठीक है। दिन में हमारे स्कूल ऑफिस सब खुला रहता है, हॉस्पिटल हमारा 24 आवर्स खुला रहता है, लेकिन स्कूल कम से कम 10 आवर्स, बैंक 10 आवर्स। तो उस हिसाब से हमारी लोड की जो वेरिएशन जो होती है वह चेंज होते रहती है। अब चलते हैं पावर फैक्टर ऑफ दिस सिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावर फैक्टर ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, इसको क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए, वोल्टेज जो कंट्रोल होता है, ठीक है, वोल्टेज जो कंट्रोल होता है रिएक्टिव पावर के द्वारा किसी भी सिस्टम में, तो रिएक्टिव पावर जो होता है कंट्रोल करता है पावर फैक्टर किसके द्वारा, एक कैपेसिटर के द्वारा, एक इंडक्टर के द्वारा, एक सिंक्रोनस मोटर, OLTC ट्रांसफार्मर के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। यह जो होता है एक कोई लोड जो होता है RL RC हम लोग देखते हैं तो उस पर यह ये करता है, ठीक है। तो हम लोग मेन बात है RL RC रिलेशन
हम लोग उसके पावर को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर चीज़ें देखेंगे किस तरह हमारा पावर वेरी करता है। ठीक है, सबसे पहले एक हम लोग आर लोड लेते हैं। ठीक है, आप लोग एक आर लोड देख रहे हैं, यह आर लोड हो गया। ठीक है, V इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इजकल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और आई एम इजकल टू वी एम अपॉन आर। वी एम का मतलब हो गया मैक्सिमम, या DC हो गया। ठीक है, मैक्सिमम इसको आप लोग कह सकते हैं। RMS जो होता है वी आर एम एस इजकल टू वी एम अपॉन रूट 2 होता है। ठीक है, अब देखिए P इजकल टू वी आई होता है, तो V के जगह पे वी एम और I की जगह आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी, दोनों को साथ में लिखेंगे तो वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, 2 बार साइन आएगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा 2 को हम लोग 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 2 जो होगा हमारा रूट टू में ब्रेक हो जाएगा, तो वी आई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 हो गया। ये जो वी आई है वी आर एम एस है, आई आर एम एस है। क्लियर है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर जो होता है 1/2 पाई 0 से 2 पाई वी आई डी ओमेगा टी होता है। क्लियर है। फिर उसके बाद एवरेज पावर जो होता है वी आई इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये हमारा क्लियर है। 1/2 पाई 0 से 2 पाई होता है वी आई डी ओमेगा टी, तो 2 पाई हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो वी आई केवल बच जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार आर लोड का हम लोग निकाल लेंगे। तो आर लोड में क्या होता है हमारा, भी तो वी एम साइन ओमेगा टी होगा, लेकिन करंट लैगिंग नेचर होता है हम लोग जानते हैं, तो आई एम साइन ओमेगा टी -5 हो जाएगा। ठीक है, और फाई जो होता है tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर होता है ओमेगा एल अपॉन आर होता है। फिर उसका आई एम जो होता है वी एम अपॉन जेड। उसी प्रकार P इक्वल टू वी आई हो गया वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी -5। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन, तो हम लोगों को यह मिलेगा। हम लोगों को सिर्फ रिलेशन से मतलब है, और से रिलेशन काम नहीं आता, उतना इसका यूजफुल नहीं है। फिर स्टेटनेस्ट पावर है ये हमारा, फिर भी इसको हम लोग देखेंगे। P1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस क्यू साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यहाँ से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। आप लोग इसको डेरिवेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ नहीं है, फालतू चीज़ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल काम की चीज़ें ही बात करनी है। ठीक है, अब देखिए एवरेज पावर जो होता है हमारा, एवरेज पावर जो होता है 1/2 पाई 0 से 2 पाई पी डी ओमेगा टी। ये तो इसको सॉल्व करने पे पावर की जो फॉर्मूला हम लोग डालेंगे यहाँ से, तो P इक्वल टू वी आई कॉस फाई आ जाएगा। जो एवरेज पावर जो होता है पी आर एल के बराबर उसको कह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए एक ग्राफ है यहाँ पे जो हम लोग रिलेशन फाइंड की आर और आर एल लोड में। ठीक है, और यह एवरेज पावर का ग्राफ है। ठीक है, तो उसमें हम लोग एक चीज़ समझेंगे। देखिए ये आर लोड हो गया, ये आर एल लोड, तो ये लैग करता है, तो यहाँ से आ गया। और ये हमारा सिंपल जो होता है आर का ग्राफ। ठीक है, वो हो गया जो कंटिन्यूस एसी कर्व हो गया। लैगिंग नेचर होता है तो इस तरह हो गया। क्लियर है, तो उसमें हम लोग देखेंगे ये जो हो गया हमारा डिलीवरिंग सोर्स हो गया। ये जो हो गया हमारा बीच में आप देख रहे हैं इसको एवरेज पी आर वी आई हो गया। फिर उसके बाद ये एवरेज आर एल वी आई कॉस फाई हो गया। इधर आर एल लोड के लिए हो गया, इधर आर लोड के लिए हो गया, ये फाई हो गया। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं आरसी लोड के लिए। तो आरसी लोड के लिए क्या होता है, करंट हमारा लीडिंग नेचर होता है, वोल्टेज वही रहेगा V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। तो उस केस में जो है हमारी जो पावर जो आती है वो P इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस क्यू साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगाएंगे, V इंटू आई करेंगे तो ये चीज़ें हम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अब आर एल आर सी लोड हो गया। ठीक है, आर एल लोड भी देख लिए, आर सी लोड भी देख लिए। ठीक है,
अब दोनों साथ में आ जाए तो क्या होगा, देखिए जब दोनों साथ में आ जाए तो ये ग्राफ हमारा बनेगा, एक लैगिंग नेचर, एक लीडिंग नेचर। ऊपर में आप लोग पॉजिटिव देख रहे हैं, नीचे में नेगेटिव देख रहे हैं। इस पे जो होता है, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा कंसेप्ट है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और देखिए, जब भी हमारा जो इंडक्टर जो होता है वो लैगिंग वोल्टेज होता है, करंट इज लैगिंग वोल्टेज, सो डैट हमारा जो ऑब्जर्व करता है लैगिंग रिएक्टिव पावर, तो वो डिलीवर करता है लीडिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो हमारा कैपेसिटर जो होता है वो करंट जो होता है लीडिंग वोल्टेज होता है, जिस कारण से ऑब्जर्व करता है लीडिंग रिएक्टिव पावर, क्लियर है, और डिलीवर करता है लैगिंग पावर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दो टाइप होता है, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है। इंडक्टर में जो होता है सोर्स लीडिंग VAR होता है, और कैपेसिटर में जो होता है लैगिंग VAR होता है। उसी प्रकार सोर्स में कैपेसिटर लैगिंग VAR हो गया, सिंक जो हो गया लीडिंग VAR हो गया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में केवल हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, पावर सिस्टम पे हम लोग केवल न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल, यहाँ पे इस लेक्चर में देखिए केवल हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। इस लेक्चर में एक दो जगह मैंने कैलकुलेशन जहाँ है वहाँ पे स्किप किया हूँ, तो आप लोग काइंडली चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि वह ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन था, तो हर जगह हर चीज़ को और पूरे पावर सिस्टम को कवर करना है बहुत ही तेज़ी से, तो इसलिए तो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखते हैं न्यूमेरिकल करेंगे पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम का, ठीक है। थैंक यू।